कि आयरन मैन ऑस्ट्रेलिया बसल्टन जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वहाँ मैं पार्टिसिपेट करने गया। मैं राजस्थान में कोटा का रहने वाला हूँ, प्रोफेशन से टीचर हूँ और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी हूँ। दिल्ली से हम जो तैयारी की मैंने आयरन मैन की, वो सारी कोटा में की। स्विमिंग की वो यहाँ पे पूल में की। जो मैंने साइकिलिंग की वो यहाँ पे हाईवे जो है चित्तौड़ और कोटा के बीच में, वहाँ पे की। और रनिंग जो है स्टेडियम में और ओपन एरिया जहाँ भी मिला वहाँ रनिंग की। नमस्कार, आज मैं आपको अपनी आयरन मैन की जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ कि आयरन मैन ऑस्ट्रेलिया बसल्टन जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वहाँ मैं पार्टिसिपेट करने गया और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले मैं राजस्थान में कोटा का रहने वाला हूँ और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी हूँ। तो बेसिकली दिल्ली से हम जो तैयारी की मैंने आयरन मैन की, वो सारी कोटा में की। यानी जो मैंने स्विमिंग की वो यहाँ पे पूल में की और जो मैंने साइकिलिंग की वो यहाँ पे हाईवे जो है चित्तौड़ और कोटा के बीच में, वहाँ पे की। और रनिंग जो है स्टेडियम में और ओपन एरिया जहाँ भी मिला वहाँ रनिंग की। इस तरीके से मैंने तैयारी की और इस पूरी तैयारी में मेरे कोच जो थे वो डियोगो करके कोच हैं, उन्होंने मुझे पूरी ट्रेनिंग दी। और जिम की जो ट्रेनिंग है वो आदित्य सर जो है उन्होंने मुझे जिम की ट्रेनिंग दी। तो सबसे पहले ट्रेनिंग करने के बाद हमने दिसंबर वाला आयरन मैन क्यों सेलेक्ट किया उसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। क्योंकि इंडिया में जब बाकी आयरन मैन होते हैं, जैसे मैंने जर्मनी वाले किए, एस्टोनिया वाले में पार्टिसिपेट किया, तो उनमें क्या होता है कि वो होते हैं जून के महीने में और इसकी जो मैक्सिमम तैयारी है वो इवेंट से 1-2 महीने पहले होती है। तो इंडिया में बहुत गर्मी होती है अप्रैल वगैरह में, मई में, तो उसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, रिकवरी भी बहुत स्लो हो जाती है। तो मैंने सोचा यार ऐसा आयरन मैन में पार्टिसिपेट करना है जहाँ पे ठंड में अपन तैयारी करें। तो उसके लिए बेस्ट तो फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड का तो लेट होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के आयरन मैन में मैंने पार्टिसिपेट किया। उसका मुझे फ़ायदा भी मिला। नवंबर में जब ट्रेनिंग किया, इसका मैंने लास्ट की जो ट्रेनिंग थी, जो ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आयरन मैन कब था, 3 दिसंबर 2023 का था। तो सर्दी में मैंने देखा रिकवरी बहुत फास्ट हो रही थी। साइकिलिंग करके आया, दूसरे दिन में रिकवर कर रहा था, रनिंग करके आया, दूसरे दिन में रिकवर कर रहा था, स्विमिंग में भी एफर्ट कम लग रहे थे। तो ये रीज़न रहा मेरा वहाँ जाने का। दूसरा मेरा वहाँ जाने का रीज़न था कि वहाँ पे कट ऑफ जो है वो 17 आवर्स का था। तो 17 घंटे का कट ऑफ आयरन मैन में था, तो मुझे लगा काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ से हम दिल्ली गए। साइकिल जो है हमने अपने बैग में पैक किया। आप ये 2 बैग देख सकते हो। एक ये जो ब्लैक वाला बैग है ये बेसिकली कपड़े का बैग है, तो इसमें साइकिल रखना इतना कंफर्टेबल नहीं है। दूसरा वाला जो बैग है इसमें साइकिल रखना कंफर्टेबल है। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों पार्टिसिपेट करने गए थे, तो 2 साइकिल थी हमारे पास। तो उसके बाद हम यहाँ से दिल्ली गए और दिल्ली से मैंने फ्लाइट ली दिल्ली से सिंगापुर और सिंगापुर से पर्थ। तो दिल्ली से जो फ्लाइट थी वो हमारी रात को थी 9:30 बजे करीब। तो सिंगापुर एयरलाइंस लेने का फ़ायदा ये मिला कि सिंगापुर एयरलाइंस में क्या होता है कि एक तो उनका वेट का जो लिमिट है वो 30 kg के आसपास है, और दूसरा वो साइकिल को भी वेट के अंदर इंक्लूड करते हैं, यानी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। और उनके प्लेन भी बड़े बड़े हैं, तो वहाँ साइकिल रखने की स्पेस भी ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने सिंगापुर एयरलाइंस को सिलेक्ट किया और सिंगापुर एयरलाइंस में उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी साइकिल जो है, उन्होंने वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर अलग से एक बैगेज का सेक्शन होता है, आपको पहले जाना होता है जहाँ पे टिकट काउंटर पे वो आपकी स्टैंपिंग वगैरह करते हैं, और उसके बाद आपको साइकिल लेके पीछे की तरफ एक अलग से काउंटर है स्पेशल बैगेज करके, वहाँ पे साइकिल देनी होती है। वो थोड़ा उसका बेल्ट बड़ा है ताकि वो साइकिल का बैग आराम से चला जाए। तो वहाँ मैंने साइकिल दे दी उनकी, अपने दोनों की, हमारी दोनों की साइकिलें वहाँ दे दी। उसके बाद हम सिंगापुर एयरलाइंस में यहाँ से सिंगापुर गए और सिंगापुर, अच्छा एक और चीज़ अच्छी होती है सिंगापुर एयरलाइंस में, जब आप साइकिल वगैरह रखते हो ना तो उनका एक ऐप आता है सिंगापुर एयरलाइंस का। तो आपको साइकिल के साथ जो अपने बोर्डिंग पास है उसके साथ एक स्लिप मिलती है, उसमें टैग वो नंबर लिखा होता है, भाई आपका ये जो साइकिल भेजी है इस बैग का ये नंबर है। वो आपको ऐप पे दिखाई देता है। दिखाई देने का मतलब आपको ऐप पे पता चलता है कि वो आपकी फ्लाइट में लोड हुआ या नहीं हुआ। उसमें टाइमिंग लिखा आता है कि भाई आपकी साइकिल 9:30 बजे से फ्लाइट थी हमारी, तो उसमें लिखा है भाई 8:55 पे आपकी साइकिल लोड कर दी गई, किसके अंदर, प्लेन के अंदर। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, स्ट्रेस फ्री। एक होता है ना भाई आपने सामान दे दिया, साइकिल दे दी, पता नहीं एयरलाइंस ने साइकिल चढ़ाई या नहीं चढ़ाई, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी उनकी। उसके बाद में सिंगापुर हम लोग उतर गए। सिंगापुर में 3-4 घंटे का लेओवर था, बहुत अच्छा एयरपोर्ट है सिंगापुर वाला। और वहाँ से फिर हमने सुबह का टाइम था, तो उसके बाद हमने वहाँ से सिंगापुर से नेक्स्ट फ्लाइट ली सिंगापुर टू पर्थ।
तो सिंगापुर से दिल्ली 6 घंटे की फ्लाइट है और फिर सिंगापुर से पर्थ 5 घंटे के करीब फ्लाइट है। तो फ्लाइट में जैसा वो लोग चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा। वहाँ उतर गए। वहाँ उतरने के बाद आप देख सकते हो कि बहुत सारी साइकिलें वहाँ पड़ी थी, बहुत सारे साइकिल बैग वहाँ थे, तो काफ़ी मतलब लोग वहाँ पार्टिसिपेट करने आए थे। फिर पर्थ में पहुँचने के बाद, क्योंकि हम 2 लोग थे, तो मैंने पहले से ही ऑनलाइन एक वेबसाइट के थ्रू एक बड़ी वाली कार बुक कर रखी थी विद ड्राइवर। भाई ज़्यादातर क्या होता है कि वहाँ पे आपको जो कार मिलती है विदाउट ड्राइवर मिलती है, तो मैंने विद ड्राइवर रखी थी क्योंकि मुझे लगा इतना ट्रैवल करके जाऊँगा। फिर पर्थ से करीबन 250 किलोमीटर है बसल्टन, तो मुझे रास्ते का भी था और फर्स्ट टाइम चलाने का भी थोड़ा ऐसा मतलब मन में थोड़ा सा डर था। तो मैंने वो वहाँ पे गैरी करके थे, आप नाम से कंफ्यूज मत होना, गैरी अपने पंजाब के ही सरदार जी हैं, ठीक है, तो उनका शॉर्ट नेम गैरी है। तो वो आगे थे, तो उन्होंने मैंने उनकी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट किया था, बहुत बढ़िया आदमी थे, उन्होंने बढ़िया हमारी साइकिल अंदर रखवाई और फिर हम चल पड़े पर्थ से बसल्टन की तरफ। 250 किलोमीटर है, तो रफली 2.5 घंटे करीब का सफ़र है। रास्ते में वहाँ पे मिडवे वगैरह भी है, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा कुछ खाना पीना भी किया, मैकडी था, मैकडी में रुके और फिर हम बसल्टन पहुँच गए। हमारा बसल्टन एक छोटा सा टाउन है, बिल्कुल उसके बे के पास में, समुद्र के किनारे। 18,150 पॉपुलेशन है और सिर्फ 18,000 की पॉपुलेशन, यानी इंडिया के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। फिर हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद हमने होटल लिया, क्योंकि हमने लेट आयरनमैन में पार्टिसिपेशन किया था, तो हमको होटल सिटी से 6-7 किलोमीटर दूर मिला। ये AB बीच रिसोर्ट जो है वो हमको होटल मिला। होटल बहुत अच्छा था, उसके अंदर ही बड़े बड़े इंडोर पूल, आउटडोर पूल, उनका खुद का बीच वगैरह सब था, अच्छा था। तो वहाँ हम रुके और वहाँ रुकने के बाद हमने रात को खाना वाना खाया और फिर दूसरे दिन हम लोगों ने सोचा कि पहले हम स्विम करके देखें। तो फिर हम लोग जहाँ पे आयरनमैन का जगह थी, जहाँ पे आयरनमैन स्टार्ट होने वाला था, तो वहाँ हम उसके समुद्र के किनारे वहाँ गए और वहाँ मैंने पहली बार समुद्र में स्विमिंग की। उसके पहले मैंने कभी भी समुद्र में स्विमिंग नहीं की थी। तो जब मैं समुद्र में स्विमिंग के लिए गया तो मेरे को अंदर घुसते हुए थोड़ा सा झिझक लगी, लेकिन 50 मीटर करने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। एकदम इजीली स्विमिंग हो रही थी और पानी एकदम शांत था, एकदम कूल, तो बहुत मज़ा आया। तो मुझे लगा यार ये तो समुद्र में स्विमिंग करना तो बहुत शानदार चीज़ है। तो वहाँ मैंने थोड़ा रिकॉर्डिंग वगैरह किया और उसके बाद हम लोग घर आ गए। अच्छा, घर वहाँ एक बसल्टन में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे टैक्सीज बहुत कम है। तो जब हम घर आने के लिए वापस टैक्सी ली तो मैंने उबर ऐप डाउनलोड कर रखा था। वहाँ का एक लोकल ऐप और था दीदी करके, वो भी मैंने डाउनलोड कर रखा था। तो उस ऐप में मैंने जब टैक्सी के लिए लिखा तो टैक्सी का वेटिंग टाइम था 40 मिनट। मतलब अगर आप बसल्टन में रह रहे हो और आप टैक्सी के भरोसे जा रहे हो तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ टैक्सी जो है ना बहुत आधे पौन घंटे का वेटिंग मिनिमम है। क्योंकि आयरनमैन के समय 2-3 हज़ार पार्टिसिपेट एथलीट होते हैं, उनके रिलेटिव होते हैं, तो छोटे से शहर में 5-6 हज़ार लोग आ जाते हैं, तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो आपको, मेरे को ये लगा कि मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वहाँ लोकल भी एक गाड़ी है ना विदाउट ड्राइवर हायर कर लेनी चाहिए थी लोकल आने जाने के लिए, ताकि मेरे लिए बहुत ईजी रहता। तो वो टैक्सी की वजह से हमारा काफ़ी टाइम खराब हो रहा था वहाँ पे। फिर चलो हम स्विमिंग करके वहाँ अपने होटल चले गए। होटल चलने के बाद दूसरे दिन हम लोग बाइक के चेक इन में आए। अब बाइक हमने खुद ही बाइक को पैक कर दिया। तो पैक करने के बाद, पैक करने का मतलब उसको वापस पूरा शेप में लिया है, प्रॉपर उसको असेंबल कर दिया पूरा। और उसके बाद फिर हम लोग साइकिल को जमा करने के लिए आयरनमैन इवेंट में गए। वहाँ पे क्या हुआ कि हमने सोचा, वहाँ की मैकेनिक था, तो हमने सोचा कि यार अपनी साइकिल एक बार चेक करवा लेते हैं। तो जब हमने मेरी और मेरी वाइफ की साइकिल चेक करवाई, तो चेक कराने के समय क्या हुआ कि मेरी वाइफ की साइकिल का हैंडल, उसने कहा ये हैंडल थोड़ा डैमेज है, जबकि वो हैंडल डैमेज इतना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी एक दिन पहले हमने कुछ किलोमीटर साइकिल चलाई थी। तो उसने कहा ये हैंडल डैमेज है, तो आप आयरनमैन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो हमने उसको बोला इसको फिक्स कर दो आप हैंडल को। तो उसने बोला मैं फिक्स नहीं कर सकता और आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और उसने वहाँ पीछे जाके रेस के लोगों को कंप्लेन की कि ये साइकिल इनकी सही नहीं है। तो हमने सोचा यार इससे बहस करने से कोई मतलब नहीं है। तो फिर हमने बाहर जो एक साइकिल वाला था उसके पास गए और उससे साइकिल हमने फिक्स कराई वाइफ की। उसने क्या किया, हल्का सा डैमेज था ना, उसने प्रॉपर दोनों रॉड ला के प्रॉपर उसको फिक्स किया। चार्जेस बहुत हैवी होते हैं, $80 करीब उसने लिए मेरे से। और लेकिन उसने एक स्लिप दी हमको, बिल पे लिख के दिया उसने कि भाई आपकी साइकिल एकदम सही है, इट इज फिक्स्ड एंड यू विल एबल टू राइड, ये उसने लिख के दे दिया। तो फिर हम वापस आए, फिर हमने अपनी साइकिल दोनों की जमा की और हम चले गए अपने होटल। फिर संडे सुबह जब हम वापस पार्टिसिपेट करने आए तो अनफॉर्चुनेटली वो जो मैकेनिक था वो फिर से हमको मिल गया और उसने बोला कि आपकी साइकिल तो खराब है। तो मैंने कहा हमने इसको फिक्स करवा दी और हमने उसको बिल भी दिखाया,
लेकिन वो माना ही नहीं, वो एकदम मतलब एरोगेंट हो गया और वहाँ के बोलने लगा आप ऐसे कैसे साइकिल चला सकते हो। तो तभी रेस के 1-2 लोग आ गए, तो उनको हमने बिल दिखाया, देखो मैंने साइकिल कल हल्की सी डैमेज थी, पहली बात तो इसने डैमेज की, चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन हमने इसको ठीक करवा दिया और ये बिल है और ये मैकेनिक का वो उसने प्रॉपर लिख के दिया प्रॉपर। तो और ये आप ही का मतलब बसल्टन ऑस्ट्रेलिया का ही बंदा है, उसी की सबसे बड़ी शॉप थी वहाँ पे। तो लेकिन वो रेस की जो बाकी जो लोग आए उन्होंने कहा कि नहीं हम आप सेफ्टी रीजन से आप नहीं चला सकते। तो हमने कहा हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की, हमने कोई सेफ्टी रीजन हमें समझ नहीं आया, हम तो 12-15 हज़ार किलोमीटर इतना दूर से आए हैं, तो ऑब्वियसली हमने सेफ्टी तो सब मैंने ध्यान रखी होगी। लेकिन वो काफ़ी एरोगेंटली उस मैकेनिक की बात पे भरोसा करने लगे और बोले कि ठीक है आप साइकिल नहीं चला सकते, हम आपके लिए ऑल्टरनेटिव साइकिल होगी तो देखेंगे, मेरी वाइफ के लिए। तो फिर क्या हुआ कि अच्छा ये सब कब हो रहा है, रेस स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले, तो हमको कुछ मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। तो फिर उसको बोला आप, मेरी वाइफ को बोला आप स्विमिंग और रनिंग तो कीजिए, और मेरे को बोला आप आयरनमैन कीजिए, और फिर हम देखते हैं बीच में अगर साइकिल मिल गई तो। अब एकदम रेस के पहले ये सब हो जाए तो दिमाग वैसे ही मतलब बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने अच्छा बिहेव नहीं किया। फिर हम रेस के लिए मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैंने कहा अपन स्विमिंग तो करें। जब हम स्विमिंग करने गए वहाँ पे, तो वहाँ देखते ही मतलब हालत खराब हो गई, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस की थी ना वो तो नॉर्मल स्विमिंग थी, लेकिन जिस दिन आयरनमैन था उस दिन लहरें उठ रही थी। उस दिन एक रात पहले क्या हुआ, हवाएं चली बहुत तेज, तो उससे लहरें उठ रही थी। अब इतनी लहर में स्विमिंग करना तो बड़ी चैलेंजिंग था, हमने तो कभी की नहीं। तो मैंने देखा कि मेरे साइड में कुछ चाइनीज और कोरियन थे, वो लोग भी मतलब काफी डर रहे थे यार लहर में स्विमिंग करने के लिए। तो मैंने देखा 2-4 लोग है ना साइड में जाके स्विमिंग कर रहे थे, क्योंकि हम तो पीछे वालों में थे, जो बड़े एथलीट होते हैं वो आगे रहते हैं। तो साइड में एक प्रैक्टिस स्विम हो रही थी, तो वो कुछ चाइनीज और कोरियन के लोगों के साथ मैं भी उनके साथ प्रैक्टिस स्विम करने लगा। तो लहरों में जब मैं थोड़ा अंदर गया ना, तो फिर मेरे को कंफर्टेबली स्विमिंग होने लगी मेरे से। तो चलो वो लहर का जो एक फोबिया था ना, वो मेरा ऑन स्पॉट खत्म किया मैंने रेस से 5 मिनट पहले। अब हम चलो रेस स्टार्ट हुई। अब रेस स्टार्ट हुई तो पहले उसमें 400 मीटर सीधा जाना था, फिर ऐसे लेफ्ट टर्न लेना था, फिर वापस आना था, ऐसे 2 राउंड है। उसमें एक अच्छी चीज क्या है कि 2.1 किलोमीटर के बाद आपको स्विमिंग में बाहर आना होता है पानी से, फिर वापस अंदर जाना होता है, एक बार आपको बीच में रेस्ट मिल जाता है। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि 400 मीटर जाने के बाद मैं लेफ्ट टर्न स्विमिंग कर रहा था, तो वो लहरें उठ रही थी। तो जब मैं स्विम कर रहा था ना, तो ऐसे देख रहा था ऊपर, तो मुझे जैसे हम स्विमिंग पूल में स्विम करते हैं तो देखते हैं कि पूल का किनारा वगैरह दिखता है, तो ऐसे मैं देखा तो वहां पर लहरें उठ के आ रही थी, और जो लहरें उठ के आ रही थी उसका पानी मुंह में आ रहा था। तो बड़ा ही चैलेंजिंग लग रहा था यार, कैसे करूं मैं। तो फिर मैंने देखा मेरे लेफ्ट में एक मतलब एक चाइनीज था जो बहुत अच्छी स्विमिंग कर रहा था। वो क्या कर रहा था कि 4-5 स्विम करता, फिर ऊपर होकर देखता आगे क्या है ना, ऐसा साइड में देखता लहर आ रही कि नहीं आ रही, आगे देखता और फिर वापस अंदर जाता। तो वही स्टाइल मैंने उसकी कॉपी कर ली, और मैं भी 4-5 स्ट्रोक लेता और फिर मैं ऊपर जाके देखता और फिर मैं स्विमिंग करता। तो इस तरीके से अच्छा, मेरे को शुरू में ये लगा कि यार मेरे से तो नहीं होगा, मैं बहुत चैलेंजिंग, यार हालत खराब है, मेरी इतनी लहरें उतरी, कैसे करूंगा। तो फिर मैंने दिमाग से आयरनमैन को निकाला। मैंने कहा मुझे आयरनमैन नहीं करना है, मुझे ये वहां पे जो बलून लगे होते हैं ना, कि भाई ये बलून लगे हैं, ये मतलब अलग अलग कलर के बलून लगे होते हैं, तो मेरे को पहले बलून पे जाना है। जैसे पहले बलून 400 मीटर पे था, तो मैंने कहा मुझे पहला बलून पे क्रॉस करना है। फिर मैंने अपने दिमाग को ट्रेन किया, मुझे दूसरे बलून पे जाना है, दूसरा बलून 800 मीटर पे था। फिर मैंने दिमाग को ट्रेन किया नेक्स्ट बलून पे जाना है। तो मैंने उस 4 किलोमीटर की स्विमिंग को 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और मैं बस दिमाग नहीं रखता था कि नेक्स्ट बलून जाना है, नेक्स्ट बलून जाना है, नेक्स्ट बलून जाना है। तो इस तरीके से मैंने पूरी स्विमिंग की 1 घंटे और 50 मिनट में मैंने पूरी कर ली। लेकिन मैंने 4 किलोमीटर स्विमिंग नहीं की। जब मैंने आके वॉच को देखा तो मेरी वॉच में स्विमिंग थी 4.8 किलोमीटर, यानी ऑलमोस्ट मैं 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्विम कर गया, क्योंकि मैं बार बार इधर जा रहा था, लहर आ रही थी, फिर मैं इधर आ रहा था, तो मैं सीधे तरीके से स्विम नहीं कर पा रहा था। हो सकता है घड़ी में भी एरर हो, लेकिन ये तो श्योर है कि मैं 4.5 किलोमीटर के आसपास मैंने स्विमिंग की होगी। खैर स्विमिंग से बाहर आया। बाहर आने के बाद मुझे ये लगा कि यार मैंने बहुत एफर्ट लगाए, मेरी हार्ट रेट हो सकता है लेवल 5 में होगी, ठीक है, क्योंकि मुझे वो समुद्र में स्विम करने की आदत नहीं ना, तो मेरा मेंटल लेवल वैसा हो गया कि मेरे को बहुत एफर्ट लगे। तो मैं ये फील करने लगा कि मैं थकान हो रही है मुझे। तो जो टाइसन 1 होता है ना, टाइसन 1 जोन में मैं गया, और वहां मैंने 5 मिनट पहले बैठ के कुछ खाया जो मैंने वहां रख रखा था अपना, खाया। फिर एक बनाने भी खाया, मैंने थोड़ा सा एक जो जूस ले गया था वो भी मैंने पिया, और फिर अच्छे से मतलब मैंने 12 मिनट प्रॉपर एकदम रेस्ट किया अच्छे से, है ना। टाइम से मैंने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं बहुत थक रहा हूँ। और फिर मैंने साइकिलिंग के शूज पहने, और साइकिलिंग के शूज पहन के मैं निकल पड़ा। तो मैं ध्यान क्या रखना है कि अगर आप ओशन में स्विम कर सकते हो
तो आपको पहले कम से कम 2-3 बार करके जाना है। ये पहला टिप है मेरी तरफ से आयरनमैन ऑस्ट्रेलिया के, अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करना चाहते हो तो। फिर मैं साइकिल लेके निकला। जब साइकिल लेके वहां से निकला तो हाँ 12 मिनट मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने काफी खाना पीना और आराम से किया। मतलब नॉर्मल करोगे तो 5-7 मिनट तो लगेंगे, क्योंकि टेंट में जाना फिर यू टर्न करके आना तो 5 मिनट तो लगेंगे। फिर स्टार्टिंग के 10 किलोमीटर मैंने देखा बहुत शानदार स्पीड, मुझे पता ही नहीं चला 10 किलोमीटर कब हो गए, क्योंकि हवा बहुत तेज थी। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार टेल विंड एंड हेड विंड, हमारा एक आयरनमैन का एक ग्रुप बन गया था, उसमें किसी ने लिखा था कि यार हेड विंड होगी तो टेल विंड भी तो होगी, यानी कभी हवा सामने की होगी तो कभी पीछे की भी तो होगी। तो मेरे दिमाग में ये था मैं कि चलो यार 180 में से 90 किलोमीटर तो टफ रहेगा, 90 किलोमीटर इजी भी तो रहेगा। तो 180 किलोमीटर साइकिलिंग होती है टोटल उसमें आयरनमैन में। तो फिर मैं साइकिलिंग 10 किलोमीटर किया। उसके बाद वो अंदर उनके जो जंगल में लेके जाते हैं, वहां पे रूट बहुत अच्छा था, तो फ्लैट रूट था। लेकिन दिक्कत क्या थी, क्रॉस विंड की स्पीड थी उस दिन 28-29 किलोमीटर पर आवर, यानी आप साइकिल चला रहे हो और विंड क्रॉस चल रही है। मेरे को बहुत टाइम तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि विंड कौन सी है, हेड विंड है, टेल विंड है, क्रॉस विंड है। मैंने कहीं पढ़ा था कि साइड में आपको पत्ते देखने चाहिए, ट्रीज देखने चाहिए, घास देखनी चाहिए, उससे हवा की डायरेक्शन पता चलती है। लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, ठीक है, मुझे हर एक ही जैसा लग रहा था। तो मैंने 20 किलोमीटर के बाद है ना दिमाग से निकाल दिया हवा कौन सी है। फिर अगेन मैंने वो टेक्निक अपनाई। मैंने कहा 180 किलोमीटर तो बहुत दूर है, मुझे हर 20-20 किलोमीटर पे करनी है। तो मेरे दिमाग में था कि पहला 20 किलोमीटर पे जाना है, जहाँ पे पहला हाइड्रेशन होता है। मैं वहाँ रुका, मैंने पानी वानी पिया, वहाँ पे फ्रूट खाए, और मेरे साथ भी खाने पीने का काफ़ी था, क्योंकि जो हम रेस में करते हैं वो पहले हमको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। नई नई चीज़ें स्पेशली वहाँ फ्री की मिलती है, तो अपने को ऐसा कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो मैं पहले से हाइड्रेशन के लिए जो बाहर खाता था वो लेके गया। मैं कुछ ड्राई फ्रूट खाता हूँ साइकिलिंग में, वो मैं लेके गया। उनका तो सिर्फ मैंने पानी यूज़ किया और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया। फिर 22 किलोमीटर के बाद फिर नेक्स्ट मैंने 44 सोचा, मेरे को 44 पे जाना है मेरे को। ऐसे में 20-22 किलोमीटर के दिमाग में मैं चलाता गया कि भैया 66 जाना है। फिर 90 हो गया, 90 हो गया। मैंने कहा अब बस अपने को नेक्स्ट 110 करना है। तो आप छोटे छोटे में अगर प्लान, बड़े इवेंट में छोटे छोटे प्लान बनाओगे ना, स्मॉल डिस्टेंस को आप टारगेट बनाओगे तो आप आसानी से कर पाओगे। अगर आप यूं सोचने लगे कि 180 किलोमीटर करना है तो फिर वो मेंटल लेवल ही वैसा हो जाएगा। तो फिर 90 के बाद मैंने साइकिलिंग की, और उसमें एक चैलेंजिंग बात ये थी कि जब मेरी साइकिलिंग 170 करीब हो गई। अच्छा, एक और पॉजिटिव पॉइंट है, स्विमिंग प्लस साइकिलिंग का कट ऑफ है 10.5 घंटे। तो मैंने कहा यार घड़ी देखी, मैंने कहा मैं कितना भी इजीली करूंगा ना तो 10 घंटे में तो आराम से कर लूंगा। तो वो दिमाग से वो प्रेशर मेरा टाइम का हट गया। लास्ट के 5-7 किलोमीटर क्या होता है, वहां एकदम हेडविंड थे, तो जिस समय आपको बेस्ट एफर्ट लगाने हैं उस समय आपके लीस्ट एफर्ट लगते हैं, लेकिन मजा खूब आता है, ठीक है ना। और यहाँ मैंने थोड़ा सा एलिवेशन पे और हेडविंड में ट्रेनिंग कर रखी थी, तो वो मेरे को काफी फायदा मिला उसका। तो मैं आराम से, मतलब मैंने उसको एफर्ट बिल्कुल नहीं लगाया। मुझे पता था कि मैं एफर्ट लगाऊंगा तो थक जाऊंगा और रेस वहीं खत्म हो जाएगी। तो मैंने कूलली आराम से किया और 7 घंटे और 50 मिनट समथिंग में मैंने साइकिलिंग पूरी की। 7 घंटे 50 मिनट में से मेरा साइकिलिंग टाइम जो होगा वो शायद 7.5 घंटे होगा। 20 मिनट तो मेरा रेस्ट टाइम है। जितने हाइड्रेशन पॉइंट थे सब जगह मैं रुका, सब जगह मैंने पानी पिया, सब जगह मैंने फ्रूट खाया, और इनफैक्ट 90 के बाद थोड़ी धूप आ गई थी, मैंने हर जगह पे थोड़ा सा मुंह धोया। 20 किलोमीटर के बाद ठंडे पानी से यहाँ पे गर्दन पे रखा, और कई जगह आइस मिल गई थी तो आइस को मैंने पाँव पे लगाया। मैंने बॉडी को आराम से कूल डाउन किया और फिर चला। एक दिक्कत क्या है बसल्टन के अंदर, वहां मक्खियां खूब होती है। आप रुकोगे ना तो मक्खियां आ जाएगी, है ना। तो वैसे आपको साइकिलिंग करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी, रनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप अगर रुकते हो ना जंगल साइड में कहीं पे, तो वहां आपको मक्खियां आएगी। तो वो नॉर्मल चीज है। आप कहीं पढ़ लो कि मक्खियां हैं इतना सारा, उससे कोई आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। फिर साइकिलिंग करने में रख दी। फिर वहां मुझे मेरी वाइफ मिली, पता चला कि उसको साइकिलिंग अलाउ नहीं किया, उसको स्विमिंग और रनिंग अलाउ किया। फिर वो मेरा इंतजार कर रही थी। फिर हम दोनों ने साथ में रनिंग स्टार्ट किया। अब हुआ ये कि साइकिलिंग के समय इतना ज्यादा हाइड्रेशन ले लिया, इतने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ले लिए कि वो रनिंग में तो मतलब पहले तो पेट ही फूल गया इतना खा पी के। तो एक्स्ट्रा वो और कॉशियस होके वो किया ना, तो उससे पेट फूलने लग गया। तो शुरू के 2-4 किलोमीटर थोड़ा इजी रन किया, इजी वॉक रन ऐसे किया। फिर दिमाग में ये बनाया हम दोनों, मैं क्या छोड़ो, अपने को तो आराम से कंप्लीट करनी है। उसके 4 राउंड है। अब उस राउंड में खास बात क्या है, वो समुद्र के किनारे शानदार ठंडी हवा आती है, जबरदस्त हवा, मतलब नॉर्मल हवा नहीं है, एकदम समुद्र किनारे की ठंडी ठंडी हवा आएगी। तो आपको रनिंग करने में मजा आएगा, आपको थकान बिल्कुल नहीं लगेगी, ठीक है ना। बस हमने पहला राउंड लिया और पूरे रनिंग में मैंने सिर्फ वहां पे कुछ बिस्किट टाइप मिल रहे थे वो और पानी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया,
क्योंकि ऑलरेडी साइकिलिंग में इतना ज़्यादा वो ओवर हाइड्रेशन हो जाता है कि रनिंग में अपने सारे जो प्लान है ना वो चेंज हो जाते हैं। तो सिर्फ बिस्किट पानी, हाँ 20 किलोमीटर बाद मैंने शायद एक जेल भी खाया था जो मेरे पास रखा था, जो मैं रेगुलर ट्रेनिंग में यूज़ करता था। मैंने वहाँ का जेल नहीं खाया था, वहाँ का जेल मुझे पता था खाते ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर हमने इस तरीके से धीरे धीरे रनिंग किया, एंजॉय करते हुए समुद्र के किनारे। अच्छा 2 राउंड के बाद फुल अंधेरा हो गया वहाँ पे, है ना, लेकिन उनकी फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी थी। जगह जगह पे उन्होंने एक हमको गले में पहनने के लिए हाइलाइटर दिया। हाइलाइटर से मतलब एक दूसरे को हम देख पा रहे थे, और लोग भी थे, ठीक है, लोग कम होते जा रहे थे लेकिन लोग थे। तो इस तरीके से हमने पूरा 5 घंटे 40 मिनट में कुछ में हमने मैराथन पूरी की, और फिर हमने पूरा मेरा 15 घंटे 40 मिनट में आयरनमैन पूरा हो गया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने पूरा कर लिया, क्योंकि जब मैं घुसा था पानी में तो मुझे लगा कि यार मैं तो 400 मीटर स्विमिंग भी नहीं कर पाऊंगा, इतनी लहरों में कैसे कर पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट बना बना के उसको करने से मैंने पूरा कर लिया। इस पूरी ट्रेनिंग में मेरे कोच डिएगो, आदित्य जी, और यहाँ स्विमिंग पूल के महावीर जी, और रनिंग में इनसेप रनिंग क्लब के को फाउंडर अजय शेट्टी सर, अनंत जो हमारे साइकिलिंग में भी उन्होंने काफ़ी मेरे को गाइडेंस दी। फिर हमारे साइक्लो ट्रॉट के जो को फाउंडर हैं चंद्रेश जी वगैरह, उन्होंने भी उनकी भी काफ़ी गाइडेंस रही। फिर नितिन सैनी जी जो है साइकिलिंग के एक्सपर्ट हैं, उनके मेरे को टिप्स मिली। मतलब जो आयरनमैन हम करते हैं ना, और प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे घर के हेल्पिंग हैंड दुर्गेश जी जो मेरी गाड़ी ड्राइव करते हैं, वो कई बार हमें मॉर्निंग में हमारे साथ 5 बजे चलते थे हाइड्रेशन लेके। और घर में काम करने वाले बाकी लोग जो खाने पीने का भी ध्यान रखते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आयरनमैन कर पाया, उसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरी वाइफ को, क्योंकि वो रनिंग में जब मेरे साथ थी तो हमें मतलब बिल्कुल मुझे थोड़ा भी लो फील हो रहा था तो वो मतलब इस तरीके से बात करती थी, अपन कर लेंगे धीरे आराम से। तो उसकी बातों से ही मेरे को पूरा मोटिवेशन आता। तो पूरा क्रेडिट जो है मेरी वाइफ को जाता है, मीना कंवर को। और उसको मतलब थोड़ा सा दुख हुआ कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ, लेकिन मैंने देखा कि उसने खूब एंजॉय किया। वो स्विमिंग किया, फिर उसने बीच में उसको टाइम मिला साइकिलिंग के समय, तो वहाँ उसने नए खूब उसके इंडियंस लोग काफ़ी मिल गए, तो वहाँ फ्रेंड्स वगैरह बन गए। और फिर वो रनिंग में भी कर ले, वो काफ़ी पॉजिटिव लेडी है, तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हम साइकिलिंग करके घर आ गए। अब हुआ ये, घर आने के बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो इतना हाइड्रेशन पानी जाता ना, कुछ खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती। तो थोड़ा ना इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को कि मतलब अपने घर आके कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट वगैरह लेना जरूरी है, नहीं अदरवाइज क्या चक्कर टाइप फील होते हैं, चक्कर आने लगते हैं। तो फिर हम घर आ गए और साइकिल वाइकिल पैक करने की हिम्मत थी नहीं। दूसरे दिन फिर से हमने गैरेज जी को फ़ोन किया, उनकी वो मैक्सी टैक्सी आ गई, उसमें हमने साइकिल को रखा। साइकिल को रखने के बाद हम पर्थ गए होटल में। हम होटल में ठहरे, हयात करके होटल था, वहाँ हम ठहर गए। अब हम साइकिल, जब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट क्या हुआ, जब हम साइकिल वहाँ पैक कर रहे थे, तो साइकिल जब हम पैक कर रहे थे तो साइकिल पैकिंग में मेरी वाइफ ने जोर से जो क्लैट्स खोलने के लिए जोर से घुमाया ना उस स्क्रू ड्राइवर को, तो उसके साथ एक चाकू लगा हुआ था। उस चाकू ने पूरा उसका उंगली काट लिया। जैसे उंगली काट लिया, होटल वाले लोग आए दौड़ते हुए, उन्होंने पट्टी वट्टी लगाई और उन्होंने कहा कि आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर हम 1 किलोमीटर दूर इमरजेंसी हॉस्पिटल था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ गए। वहाँ जाके उन्होंने बोला कि आप अपना नाम बताओ, वो डिटेल्स दी सारी, तो डिटेल ली। फिर उन्होंने कहा आप ब्लैक चेयर पे बैठ जाओ। हम ब्लैक चेयर पे बैठ गए। 10 मिनट बाद दूसरा बंदा आया, आधे घंटे बाद, और उसने एक फॉर्म दिया, बोला फॉर्म फिल करो। फॉर्म फिल किया, फिर बोला आप रेड चेयर पे बैठ जाओ। हम रेड चेयर पे बैठ गए। और फिर एक और बंदा आया, उसने बोला कि आपका वीज़ा, आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो सारा ईमेल करो। तो वो ईमेल किया, फिर उन्होंने एक दूसरी चेयर पे बैठा दिया। मतलब हम 2-3 घंटे तक तो वहाँ इमरजेंसी में बैठे ही रहे। तो फिर हमको समझ में आया कि यार ये इमरजेंसी मतलब कुछ लग ही नहीं रहा था कि इमरजेंसी है ये। एक भी बंदे को उन्होंने देखा नहीं। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे एक बंदा हॉस्पिटल के अंदर घुस गया। जैसे वो चर्सी होते हैं ना, जैसे अपने इंडिया में होते हैं, सब जगह होते हैं, वो चर्सी हॉस्पिटल में घुस गया। तो उसको 2-3 हॉस्पिटल के लोग और हॉस्पिटल का एक सुपरिटेंडेंट था, वो बाहर निकालने के लिए आए। वो जो हॉस्पिटल का वहाँ पे जो इंचार्ज था वो इंडियन था। तो मेरी वाइफ ने कहा आप इनसे बात करो। तो मैंने जाके उनसे बात की। मैंने कहा सर ऐसा है कि हमारे ये कट लगा है, अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ इसका। तो उसने बोला कि नहीं आप चिंता मत कीजिए, इमरजेंसी में बहुत फास्ट ट्रीटमेंट होगा। मेरे को कितने टाइम लगेगा? उसने बोला अभी 8 घंटे की वेटिंग है, 8 घंटे बाद हम आपको देखेंगे। मतलब इमरजेंसी में दिखाने का टाइम 8 घंटे है। अपने इंडिया में अपन हॉस्पिटल को ऐसा बोलते हैं, यहाँ के हॉस्पिटल शानदार हैं, यहाँ के लोग, हॉस्पिटल के लोग बहुत अच्छे हैं। आप इमरजेंसी में चले जाओ, 8 मिनट के अंदर तो आपकी ECG कर देते हैं, आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इंजेक्शन लगा देते हैं, पेन किलर लगा देते हैं, और वहाँ 8 घंटे वेटिंग था। तो फिर जो इंडियन थे उनको बोला यार मतलब रात के 10 तो बज गए, सुबह हमारी 6 बजे फ्लाइट है और लगी हुई भी है, आप थोड़ी हेल्प करो प्लीज़। तो उसने कहा यार मतलब मैं ऑफिशियली तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद नर्स था,
तो उसने कहा मैं थोड़ा देखता हूँ। वो हमको अलग रूम में ले गया और वो साउथ इंडियन बंदा था, बहुत अच्छा बंदा था। मैं उसको दिल से धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी मदद की। और मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, हो सकता है मैं नाम डिस्क्लोज से कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसको। तो उसके बाद उसने मेरी मदद की, उसने हमारी पट्टी की और उसने हमें को टैबलेट्स वगैरह दिए और उसने ये बोला कि डिसीजन आपको लेना है कि आपको वेटिंग करना है तो आप वेट कीजिए, आपको जाना है तो आप जाइए। मैंने कहा वो डिसीजन हमारा है, बस आपने हमारी ये ड्रेसिंग कर दी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प है। तो उसने काफ़ी अच्छी मदद कर दी हमारी और हमने ड्रेसिंग किया और वाइफ ने पेन किलर वगैरह लिया तो उसको पेन थोड़ा कम हो गया। हमने सोचा यार सुबह फ्लाइट है, रात को तो हम पहुँच ही जाएंगे, तो सुबह 6 बजे फ्लाइट है और रात को 8 बजे तक दिल्ली आ जाएंगे और दिल्ली में हम करवा लेंगे आगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब हिंदुस्तान के अंदर मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अपने को बहुत ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि इतने अच्छे शहर में रहते हैं, जहाँ अच्छे कंट्री में रहते हैं, सॉरी, जहाँ पे आपको हर चीज़ बहुत इजीली मिलती है, सस्ते से मिलती है और अवेलेबल हो जाती है। तो उसके बाद वो वहाँ से हम वापस सिंगापुर एयरलाइन से सिंगापुर आए, सिंगापुर से हम दिल्ली आए और दिल्ली से ट्रेन पकड़कर हम वापस कोटा आ गए। अब इस पूरे में जो सबसे खास बात है कि जो मैंने ट्रेनिंग की थी वो मैंने 4 महीने ट्रेनिंग की थी, 4 मंथ की मेरी ट्रेनिंग थी। तो मतलब अगर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है अगर मैं 7-8 महीने ट्रेनिंग करता तो मैं और बेटर कर सकता हूँ। तो जो भी आयरनमैन कर रहे हैं तो उनको मेरा यही एडवाइस है कि कम से कम आप 7 तो 8 महीने ट्रेनिंग करें। 8 महीने ट्रेनिंग करने में और मजा आएगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद जब अपना टाइमिंग बहुत अच्छा नहीं आता है ना तो थोड़ा सा लगता है यार मतलब इतनी थोड़ा और मेहनत करके आनी चाहिए थी। तो होपफुली नेक्स्ट आयरनमैन में मैं फिर से ट्राई करूँगा और फिर से इस टाइम को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि पहले से ज़्यादा और मेहनत हम लोग करके जाएं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।